अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर। अब लग रहा है पूरे वर्ल्ड में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। बांग्लादेश रह गया था, वहां पर भी जो सिचुएशन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, सच्चाई है कि काफी नाजुक स्थिति है वहां पर। ये भी सच्चाई है कि 15 साल के लिए गवर्न किया था शेख हसीना की जो पार्टी है, बेसिकली नेशनलिस्ट पार्टी थी। और मगर अब जिस प्रकार से वहां पर एकदम स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट चली, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये बैकग्राउंड इसका ये था कि जो कोटा सिस्टम था बांग्लादेश के अंदर, उसके तहत 30% जो फ्रीडम फाइटर थे, जो 71 वॉर में जो बांग्लादेश के फ्रीडम में लड़े थे, उनके जो डिसीजन थे उनको मिलता था। मगर इसके ऊपर काफी आक्रोश हुआ था। तो 2018 में इसको जो प्रेजेंट शेख हसीना की अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको खत्म कर दिया था। मगर फिर किसी ने पीआईएल फाइल की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इसको दोबारा लागू कर दिया। इसके इमीडिएटली बाद जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसके अगेंस्ट चैलेंज किया, अपील फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 30% से घटा के 5% कर दिया। मगर दुख की बात है, जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट चली हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ली, वो फैलती चली गई। और उसकी वजह यह है कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं थी, उसके अंदर जो एक प्रकार से जमाते इस्लामी, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि आईएसआई फंडेड है, और वो जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ा हुआ था जब 1971 की लड़ाई के अंदर वहां पर एक प्रकार ब्रुटलिटी हुई बांग्लादेश में। एक करीब करीब 30 लाख औरतों को रेप किया गया, 1 करोड़ के करीब लोग वहां से भागे। तो ऐसे में जमाते इस्लामी का जो पूरी प्रो पाकिस्तान थी, आज की तारीख में वो काफी सक्रिय होगी, और वो उसने इस मूवमेंट को जो लीड किया, और इसके अंदर आईएसआई का भी काफी हाथ था, इसमें कोई शक नहीं। तो यह जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, वाकई ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गई कि जो कर्फ्यू लगाने के बाद आर्मी को बुलाया गया, मगर उसके बावजूद भी जो मार्च टू ढाका था उसमें ऐसी स्थिति थी। तो जनरल जो वाकर उज जमान, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने एक प्रकार एडवाइस किया शेख हसीना को कि वो उनको जल्दी से जल्दी बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। और वो वहां से छोड़ के अभी भारत के अंदर आ गई हैं, और वहां से, क्योंकि भारत जो है उनका एक प्रकार डेस्टिनेशन नहीं है, एज ए नेबर हमने उसको जगह दी है, तो वो कहीं ना कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो यूके जाए, या फिनलैंड जाए, या कहीं और यूरोपियन कंट्री में जाए, क्योंकि यूएस ने तो उनका वीजा को कैंसिल कर दिया है। तो वो इस प्रकार से सोच रहे हैं, जहां पर भी उनको वीजा मिलेगा वो जाएंगे, भारत के अंदर वो टेम्परेरी। तो सच्चाई यह है कि बड़ी दुख की बात है, जो स्थिति आज की तारीख में बांग्लादेश में पैदा हुई है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हिंदूज के टेम्पल, हिंदूज की प्रॉपर्टी, और इसी प्रकार से जो बेसिकली जो पार्टी थी शेख हसीना की, उसको के भी जो कैडर है, उसको भी एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, और काफी स्थिति खराब है। तो आगे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं फिर बताते हैं जी, आगे। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि वो एक तरह की डिक्टेटरशिप भी चला रही थी, बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया था, बहुत लोग मिसिंग पर्सन में थे। ये कहाँ तक ठीक है? हाँ देखो, इसमें ये बात तो सच्चाई है कि आपके पॉइंट में दम है। पहले हम देखते हैं कि जो इसने किया क्या है। शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी थी और जो गवर्नमेंट थी, जब उसने 2009 के अंदर टेक ओवर किया था, 2008-9 में, तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी बांग्लादेश की कोई अच्छी नहीं थी। इसकी जो 15 साल के अंदर जो इकोनॉमी सुधरी है बांग्लादेश की, वो काबिले तारीफ है। ये अभी कंट्री जो कि पुअर कंट्री से डेवलप अंडर डेवलप्ड कंट्री के तहत पे जो थी, अभी वो डेवलपिंग कंट्री बनने वाली थी। इसकी इकोनॉमी जो है, अगर आप देखें, फॉरेन रिजर्व जो था 48 बिलियन डॉलर हो गया था। इनका पर कैपिटा इनकम जो था वो भारत से भी एक टाइम में ज्यादा हो गया था। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि 86% एक प्रकार से एक्सपोर्ट में हिस्सादार है, वो बहुत अच्छा कर रही थी। तो ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड में।
हाँ, ये भी सच्चाई है। अभी ये 2-3 साल से धक्का लगा है, और वो 2-3 साल जो धक्का लगा है, स्पेशली रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद और जो कोविड-19 के बाद, तो इसको भी प्रेशर आया। मैं मानता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट 40% के करीब हुआ है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, वो इकोनॉमी अभी काफी डगमगा की थी। मगर आप दूसरे देश को भी देखें, चाहे श्रीलंका देखें 2022 में क्या हुआ, पाकिस्तान में देखें अभी भी इन्फ्लेशन 40 से ऊपर है। एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी शायद इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है कंपेयर टू बाई। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि अभी कुछ एक 2-3 साल में इकोनॉमी बांग्लादेश की कुछ डगमगाई थी, और कहीं ना कहीं ये था कि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, कि वहां पर डिसेंट को दबाया जा रहा है। हाँ, ये सच्चाई है, ऐसा सुनने में आया था। मगर क्या ये ऐसा रीजन था कि इस प्रकार से एक ये मूवमेंट स्टार्ट होती? मुझे लगता नहीं। ये ऐसा लगता है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये कराया गया है, ये इसके पीछे जमाते इस्लामी और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया है, वो खुद तो बीमार हैं, वो हाउस अरेस्ट में थी। जो उनका लड़का है वो यूके में, लंदन में, वो वहां से ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। बीएनपी और जमाते इस्लामी मिलके, आईएसआई ने, और कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका का भी हाथ है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का क्या हाथ हो सकता है और चीन का क्या हो सकता है। देखो, अमेरिका अगर आप देखें, अमेरिका बार बार उनके जो इलेक्शन हुए थे उस पर उंगली उठा रहा है। उसकी क्या वजह है कि अगर इलेक्शन के ऊपर उठा रहा है कि उसके अंदर ओपोजिशन पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया, और वो कहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, जबकि एक इलेक्शन जो थे दिखने में तो ठीक लगते थे। अगर ऐसी बात है, उसने पाकिस्तान के ऊपर तो कभी उंगली उठाई नहीं, जबकि पता है कि जो भी इलेक्शन होते हैं, और स्पेशली ये भी इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, ये एक फ्री एंड फेयर नहीं था। ये जो वर्डिक्ट तो एक पीटीआई की तरफ थी, इमरान खान की पार्टी में, मगर जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट बनी वो तो बिल्कुल अलग बनी। तो कहने का मतलब है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हालात इस मामले में ऑलमोस्ट एक थी, मगर अमेरिका ने कोई भी नेगेटिव रिमार्क पास नहीं किया पाकिस्तान पे, मगर उन्होंने बांग्लादेश पे किया। इसकी असली वजह यह है कि जो अमेरिका है वहां पर जो इनका सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको लेना चाहता था, वहां पर अपनी नेवल एयरबेस बनाना चाहता है, मगर शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, वो नेशनलिस्ट थी, उन्होंने इसको नहीं दिया, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न था। अब आप बोलेंगे कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आप जानते हैं मेरे से ज्यादा आपके वो है कि पाकिस्तान जो है काफी बेसिस देता रहा है, पहले भी अमेरिका को, अभी भी। जो अल जवारी को मारा गया था काबुल के अंदर, तब भी जो ड्रोन उड़े थे वो एक प्रकार पाकिस्तान से उड़े थे। तो सच्चाई है कि जो इनका डिसेंट आया है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, वो यही था कि जो शेख हसीना ने जो आइलैंड था सेंट मार्टिन आइलैंड, उसको देने से मना कर दिया। अगर आप चीन के साथ देखें, अभी चीन के दौरे में शेख हसीना गई थी कुछ एक दिन पहले, और वो 2 दिन पहले वहां से आ गई थी। वहां पर भी कहीं ना कहीं आपस में इनके तालमेल नहीं हुआ, कि 2-3 बातें हैं कि जो चीन था वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, जो कि वो अभी नहीं करना चाहती थी उस टर्म में जिस प्रकार चीन कहने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात है, चीन भी वहां पर जो अभी चिटागोंग के अंदर मिलिट्री पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे और जमीन दी जाए, जिस प्रकार से उसने ग्वादार को लिया है, जिस प्रकार से उसने कुआ कापू लिया है। तो वहां पर भी कुछ न कुछ मतभेद थे, और शेख हसीना उस चीज को, इससे दबाव नहीं आ रही थी। शेख हसीना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको भी बहुत कम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं चीज, और इसी प्रकार जो तेस्ता बेसन पहले बात हुई थी को चीन करेगा, उसको भी चीन से निकाल के भारत को दे दिया था। तो मुझे लगता है वहां पर भी कुछ ना कुछ रिफ्ट आई चीन और जो बांग्लादेश के रिलेशन में। मैं मानता हूं बांग्लादेश और चीन के रिलेशन कुछ एक सालों में बहुत अच्छे रहे हैं, और 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट वो बांग्लादेश को चीन ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो भी है। तो ये सच्चाई है कि जो ये स्टूडेंट मूवमेंट चली है, इसको स्टूडेंट मूवमेंट की तरीके से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल इसको ऑर्केस्ट्रेट कराया है जमाते इस्लामी ने, और उसके बाद जो बंगला नेशनल पार्टी है, और उसके बाद आपका आईएसआई का भी हाथ है। अमेरिका ने भी काफी मदद की है सीआईए ने, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनकी बात नहीं मान रही, और चीन भी इस मामले में कहीं ना कहीं उसी सेम पेज पे है,
क्योंकि जिस प्रकार से सिचुएशन एकदम बदली, जिस प्रकार से सिचुएशन एकदम खराब हुई, वो एक बड़ी आश्चर्य है। क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही थी हम कोटा नहीं चाहते, और कोटा तो हाई कोर्ट ने दे दिया और ये सुप्रीम कोर्ट में गए। तो हाँ, सच्चाई है, खामियां गलतियां थी गवर्नमेंट की, मगर ये भी समझ के चलो कि दिस वाज द बेस्ट गवर्नमेंट अवेलेबल टू द बांग्लादेश, जिसने कहां से कहां लेके आ गई थी बांग्लादेश को। तो मुझे लगता है कि ये इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर काफी जो एंगल्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा आरजू। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर उनके लिए बार बार यही कहा जा रहा है हर तरफ से कि वो डिक्टेटरशिप चला रही थी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया था, कई मिसिंग पर्सन में चले गए, इस किस्म के इश्यूज भी चल रहे थे। लेकिन सर उनका फ्यूचर आपको क्या लगता है, शेख हसीना का क्या फ्यूचर है, और दूसरा बांग्लादेश का क्या फ्यूचर है? इसलिए कि उनके तो जो कई जगह के वीजाज जो थे, चाहे वो अमेरिका का वीजा हो या कहीं का, वो भी रिजेक्ट कर दिए गए या कैंसिल कर दिए गए। इस वक्त तो वो भारत में, लेकिन वो भारत में कितने दिन रह पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो पहली बात तो यह है कि अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है। देखो अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं, माइक्रो फाइनेंस के एक पायनियर हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2006 में, क्योंकि ये अग्रिम बैंक चलाते थे जो कि $100 तक का कर्जा देते थे लोगों को, और काफी अच्छा काम हुआ, तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिला। मगर कहीं ना कहीं वो क्रिटिक थे शेख हसीना की गवर्नमेंट के और अवामी लीग के, तो इसलिए वो जो यूरोप के अंदर थे। अभी उनको इंटरिम गवर्नमेंट में एक फाइनेंशियल मेन एडवाइजर प्लस इंटरिम गवर्नमेंट को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और जिस प्रकार से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया है, जैसे जनरल वाकर उज्जमान ने, कि कुछ एक समय के बाद इलेक्शन होंगे। अब सच्चाई यह है कि पहला क्वेश्चन आता है कि ये पहली बार ऐसा है कि मिलिट्री इसको टेक ओवर कर सकती थी, मिलिट्री ने इसको टेक ओवर क्यों नहीं किया? देखो उसकी वजह बहुत सिंपल है। अब मिलिट्री को यह पता लग गया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, कि गवर्न करना आपके लिए मुश्किल है और अंत में आपको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि फौज का काम एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करना नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली फेल होते। अब उनको तरीका आ गया है, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे से पूरी पावर रखो और एक मुखड़ा रखो सिविल गवर्नमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये जो मोहम्मद यूनुस आएंगे, ये सिविल गवर्नमेंट तो चलाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट, मगर इसकी असली पावर तो ऐसा लगता है कि आर्मी के पास ही रहेगी। मगर अब ऐसा लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट आज उनको जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो आएगी। अब वो क्या कंट्रोल कर पाएगी जो सिचुएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप के भी एक प्रकार से सोर्सेज होंगे जर्नलिस्ट, आप देख रहे होंगे कि कई न्यूज नहीं आ पा रही है बांग्लादेश में, जिस प्रकार से वहां पर सिविल डिसऑर्डर चला हुआ है, एक प्रकार सिविल वार जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार से हिंदूज को मारा जा रहा है, उनके टेम्पल्स को वेंडलाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से अवामी लीग का जो कैडर है उसके अगेंस्ट फोर्स यूज की जा रही है, वो मुझे लगता है एक चिंता का विषय है। इन एनी वे अगर आप देखें कि जो बांग्लादेश जब 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना था, तो हिंदूज की पॉपुलेशन वहां 23% थी, वो घट के 14% रह गई थी 1971 में, और अब वो घट के 7% रह गई। तो वो अब 7% है, मगर अभी क्या तो वो मार दिए गए, क्या वो कन्वर्ट हो गए, या वो भाग गए। मगर अब उनके हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि वो एंटी शेख हसीना के जो सेंटिमेंट्स है वो कन्वर्ट हो गए एंटी इंडिया सेंटिमेंट, और वो हिंदुओं के अगेंस्ट इस्तेमाल, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कि अगर स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट थी, अगर वो थे, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रकार टारगेट आसान बन सकते हैं, तो वो एक टारगेट बन गए बांग्लादेश में। ये बड़ी दुख की बात। तो पहली जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आती है वो इसको कंट्रोल करे, उनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का फर्ज है कि हर बांग्लादेशी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसको एक प्रकार से वो प्रोटेक्शन दे। पहला काम तो उनका ये होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि देखो भारत को इसकी क्या चिंता है। भारत का करीब करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश से, और ज्यादातर बॉर्डर रिवराइन है, जहां पर नदियां नाले जाते हैं, और वहां फेंसिंग भी नहीं हो सकती। तो भारत को चिंता है कि कहीं इलीगल माइग्रेंट्स ना आए, कहीं रेडिकलाइज जो है मिलिटेंट्स ना आ जाए, कहीं रोंगिया ना आ जाए, क्योंकि 10 लाख के करीब रोंगिया भी जो बैठे हुए हैं कोक्स बाजार में बांग्लादेश में।
मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, ये क्रेडिट जाता है शेख हसीना गवर्नमेंट को कि उसने 10 लाख के करीब 7-8 साल से ज्यादा टाइम होगा कि उन 10 लाख रोहिंग्यास को उसने अपने को शरण दे रखी थी। काफी अच्छा, वो मुझे लगता नहीं कि कोई और देश इतना कर सकता था जितना शेख हसीना ने किया इन जो रोहिंग्यास के। मगर भारत को यह डर है कि कहीं इलीगल माइग्रेंट्स या रोहिंग्या जो रेडिकलाइज वो भारत में ना आए, ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत चाहेगा कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी वहां पर गवर्नमेंट आए, हम उससे अच्छे रिलेशन रखें, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत है, स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के करीब है। अभी कनेक्टिविटी बढ़ गई थी शेख हसीना के टाइम में, जो 1965 वाली कनेक्टिविटी, रेल रोड कनेक्टिविटी हो गई थी, चिटागोंग पोर्ट भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए खोल दिया था, तो बहुत आपस में जो ट्रेड था वो भी करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर हो गया था, और वो उसके बढ़ने के चांसेस, तो मुझे लगता है कि उसमें शायद कहीं रुकावट ना आए। इसलिए जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, भारत चाहेगा कि उसके साथ अच्छे रिलेशन हों, क्योंकि दोनों देशों को फायदा है अच्छे रिलेशन रखने में, भारत को भी और बांग्लादेश में। शायद मुझे लगता है ये बांग्लादेश को भी लगेगा जैसे इंटरिम गवर्नमेंट आती है। मगर अभी पहला उनका जो एम होना चाहिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके आए, जो वायलेंस इस्तेमाल हो रहा है हिंदूज पे, हिंदूज की प्रॉपर्टी पे, या वो जो अवामी लीग के काडर है उनको जल्दी से रोका जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाँ या हाँ बोलो आप। बस सर एक मिनट लूंगी, सॉरी। मैं कह रही थी सर, बहुत से वीडियोस और फुटेजेस ऐसी भी आई हैं सोशल मीडिया पे जिसपे बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शेख हसीना के जाने से अब वो भारत से पीछा छुड़ा पाएंगे और भारत जो है वो अलग रहे, और इस किस्म के नेगेटिव कमेंट भारत के लिए, जबकि आप लोगों के तो बहुत अच्छे टर्म्स रहे, तो फिर इस किस्म की बात क्यों की जा रही है? हाँ, ये आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना के साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगाव है कि क्योंकि भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख हसीना की गवर्नमेंट में, और क्योंकि शेख हसीना अब चली गई तो एंटी इंडिया मूवमेंट, ये जो मालदीव के बाद इंडिया आउट कैंपेन बीएनपी का भी नारा था एक इलेक्शन में, तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है, इसीलिए भारत हर सिचुएशन को फूक फूक के चल रहा है। भारत नहीं चाहता कि ये जो शेख हसीना के अगेंस्ट मूवमेंट है ये एंटी इंडिया मूवमेंट हो, क्योंकि भारत खड़ा है पीपल ऑफ बांग्लादेश। भारत खड़ा है, जो भी गवर्नमेंट आएगी भारत उसके साथ रिलेशन रखना चाहेगा। भारत का कोई लेना देना किसी पार्टी के साथ नहीं है, भारत का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, भारत अच्छे रिलेशन चाहेगा। तो मुझे लगता है ये ही मैसेज भारत भेजना चाहेगा बांग्लादेश में कि ये आपका प्रोरोगेटिव है कि आपकी कौन सी गवर्नमेंट आती है, पर हमारा मकसद यही है कि हम उसके साथ एक अच्छे वर्केबल रिलेशन रखें। यही केस इन पॉइंट तालिबान का है। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान आई थी तो भारत के उसके रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि भारत ने उसना अभी तक रिकॉग्नाइज किया। मगर अब बहुत अच्छे वर्केबल रिलेशन है। वहां पर हमारे 76 जो प्रोजेक्ट्स खाली थे वो अभी अफगानिस्तान के अंदर वो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी भारत उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मैं मानता हूं ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट और एंटी हिंदू सेंटीमेंट अभी काफी हैं, मगर मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट बढ़ेगी वो इसको काबू में लाएगी। पहला उनका धर्म होना चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को लेके आए और प्रोटेक्शन दें अपनी माइनॉरिटी को। आपका एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या शेख हसीना भारत में रहेगी, कहाँ जाना चाहिए क्या। देखो, भारत के लिए बड़ी एक नाजुक स्थिति है। भारत नहीं चाहेगा कि शेख हसीना ज्यादा देर भारत में रहे, क्योंकि अगर वो भारत में रहता है तो वो, मैंने बताया, जो एंटी शेख हसीना के जो एक प्रकार के लोगों का इशारा है वो भारत की तरफ अगेंस्ट हो सकता है। इसलिए ना तो शेख हसीना के इंटरेस्ट में और ना ही भारत के इंटरेस्ट में कि शेख हसीना जो है वो भारत में ज्यादा दिन रहे, क्योंकि भारत बांग्लादेश का नेबर है और भारत नहीं चाहेगा ये हो, क्योंकि उससे रिलेशनशिप में फर्क। हमारा देश टू देश रिलेशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये सच्चाई है। हाँ, शेख हसीना जो है वो भारत के बहुत इंपॉर्टेंट मित्र भी थे। उनके फादर जो शेख मुजीबुर रहमान वो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं। तो बिल्कुल जब तक उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, जब तक उनका ये नहीं
सेलेक्ट हो जाएगा, वो कहाँ जाना है तब तक तो भारत में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम भी चाहेंगे कि जब भी उनको मिले जल्दी से जल्दी जाएं, वो भी चाहेंगे, वो नहीं चाहती कि भारत के रिलेशनशिप और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़े, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप पीपल टू पीपल है, हमारे रिलेशन नेशन टू नेशन है, और नेशनल इंटरेस्ट बोलता भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब वो कहाँ जा सकते? देखो, यूएस ने तो उनको जो वीजा सुनने में आया है कि शायद कैंसिल कर दिया है। मैंने जैसे बताया कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न था, जो कि उसने शेख हसीना नहीं मानी, वो नहीं देना चाहती थी यूएस को, वो नेवल एयर बेस बनाना चाहते। तो अब सुनने में आया हो सकता है वो यूके जाएं, फिनलैंड जाएं या यूरोप। यूके में चांसेस इसलिए ज्यादा थे क्योंकि जो शेख हसीना की बहन है वो यूके के सिटीजन है, और उनकी जो लड़की है वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जो अभी है, जो केयर स्टारमेयर की, उसके अंदर वो मिनिस्टर है। तो ऐसे में चांसेस हैं उनका जो वीजा मिलने के, असाइलम, क्योंकि यूके देता रहा है। आप देखिए मुशर्रफ को दिया, आपका जो पाकिस्तान के जब भी कभी प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान में, वो ज्यादातर नवाज शरीफ भी वहीं रहे थे, उनको भी असाइलम मिला था ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे लगता है शायद यूके में मिल जाए, नहीं तो फिनलैंड में, पर जितनी जल्दी उनको मिलेगा, जितनी जल्दी वो जाएंगी, वो उनके लिए भी अच्छा, और भारत में। पर जब तक नहीं मिलता, क्योंकि भारत के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, और भारत के रिलेशन अच्छे रहने का मतलब ये नहीं है कि भारत को फायदा, दोनों देशों को बहुत फायदा हुआ है। शेख हसीना ने 15 साल में बांग्लादेश के लिए किया है वो काबिले तारीफ है। उसकी इकोनॉमी को कहां से कहां के लेके, हर कोई आदमी 2-3 साल की बात देख रहा है, लास्ट 2-3 साल में तो हर देश की हालात खराब है। कोविड-19 के बाद, रशिया यूक्रेन के बाद, इजराइल हमास लड़ाई के बाद, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल की सबके रेट ज्यादा है। तो ये सोचना कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी थी, इन्फ्लेशन बहुत था, रुपी उनका जो टका है, जो उनकी करेंसी है, वो भी 27% गिरी है लास्ट 3 साल। मगर वो हालात सबके खराब हैं। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि बांग्लादेश का अगर किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो वो शेख हसीना ने बनाया है। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा था। आपको भी मालूम है, जब वो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी इकोनॉमी क्या थी? वेस्ट पाकिस्तान से बहुत कमजोर थी, मगर अब उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश की, और अभी भी उसके पास करीब करीब $40 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। तो मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, वो जो हुआ है। बांग्लादेश अपने देश के लिए वो क्या करना चाहते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं, मगर जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को करें, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और भारत चाहेगा कि जो भी गवर्नमेंट आए, भारत के उसके साथ अच्छे रिलेशन हो। आरजू बिल्कुल ऐसे ही सर, जो भी गवर्नमेंट आए उसके ना सिर्फ भारत से बल्कि हर एक से ही अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। बहुत लोगों की जान गई है ये बीच में जो इनका हंगामा रहा है। आई होप कि आइंदा किसी की जान ना जाए, और इस तरह से प्रोटेस्ट जो चलते हैं वो मासूम लोग उसमें अक्सर मारे जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।